देश के मूर्धन्य दार्शनिक तथा इतिहासकार प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय शुक्ला जी, भारतीय इतिहास में आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि पशुपालन और वाणिज्य इस विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी उद्घाटन सत्र मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर योगेंद्र उपाध्याय जी, इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर देव सिंह जी, मेरे अग्रज सन्मित्र हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, दोनों ही विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी, सुमन सिंह जी, इस विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति, सामने प्रतिष्ठित इतिहासविद, इतिहासकार, इतिहास के गंभीर अध्येता, संशोधक उपस्थित हों और एक दर्शन के विद्यार्थी को अगर आर्थिक दृष्टिकोण पर बात करने को कहा जाए तो उसके सामने कितनी सारी कठिनाइयां होंगी। लेकिन हम इतिहास संकलन योजना में एक बात को स्पष्ट करते रहे हैं कि इतिहास लेखन केवल पद्धतिगत विमर्श नहीं है। एक किसी मेथोडोलॉजी को क्वाइन करना और उस मेथोडोलॉजी के आधार पर तथ्यों को ऊपर नीचे करना, ये आइडिया ऑफ हिस्टोग्राफी हो सकता है, लेकिन भारत की जो अनादि इतिहास लेखन की परंपरा है, उस इतिहास लेखन परंपरा का हिस्सा नहीं है। शायद यही दृष्टिकोण रहा होगा कि हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान बाल मुकुंद जी ने कल मुझे कहा कि विषय प्रवेश करना है, तो उसका तात्पर्य आपको विषय प्रवेश कराना नहीं है, मुझे इस विषय में प्रवेश करना है। इसके पहले दो तीन चीजों की चर्चा करना चाहूंगा कि हम अपनी जो इतिहास लेखन की परंपरा है, वो परंपरा ज्ञान के प्रारंभ से होती है। ज्ञान का एक समग्र स्वरूप है और उस समग्र स्वरूप में अवगाहन करते हुए कुछ विशिष्ट को निकालने के लिए अन्य विविध शास्त्र बनते हैं। इसलिए हम ज्ञान को वेद कहते हैं। और वेद क्या है? अनंतो वही वेदा। बाद के दिनों में विशेष करके 19वीं शताब्दी की प्रवृत्ति थी कि हमने वेद को संहिता समझ लिया, 4 संहिताएं वेद हैं ऐसा समझ लिया, और उसके साथ सारी गलतफहमी शुरू होती है। क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कुछ चीजों में शब्दों का कितना हेरफेर होता है। किसी को कहा जाए कि 4 वेद ले आइए तो असंभव है कि वह 4 वेद ले आएगा, वो 5 संहिताएं लेकर के आएगा। यजुर्वेद की 2 संहिताएं लेके आएगा, फिर यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद। तो क्या दोनों एक ही है? क्या दोनों पूर्व उत्तर भाग है? क्या गोरे काले का भी भेद है? क्या दोनों में नितांत भेद है? तो इसमें से कोई भी बात तर्क से सिद्ध नहीं होती है। हमने वेद को कहीं त्रयी कहा है, और चाणक्य के आते आते तक त्रयी एक विशिष्ट विद्या स्थान के रूप में स्थापित हो जाती है।
से चाणक्य 4 प्रकार के विद्या स्थानों की बात करता है। त्रयी वार्ता दंड नीतिष्टि, त्रयी आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता दंड नीतिष्टि। आन्वीक्षिकी से दर्शन निकलते हैं, त्रयी से हमारे जीवन और समाज की व्यवस्थाएं निकलती हैं, आचरण के सिद्धांत निकलते हैं। वार्ता, इस संगोष्ठी का विषय वस्तुतः वार्ता शास्त्र है। दंड नीति, जिसको हम आज पॉलिटी कह सकते हैं, गवर्नेंस कह सकते हैं, जूरिस्प्रूडेंस कह सकते हैं, जुडिशियल सिस्टम कह सकते हैं, लेकिन सब मिलाकर के मनुष्य समाज के व्यवस्थापन की विधि यह दंड नीति के रूप में आती है। अर्थात तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि चाणक्य का कालखंड, कौटिल्य का कालखंड अब कमोवेश ठीक हो गया है। तब तक पुरुषार्थ व्यवस्था के अंतर्गत चलने वाले इस समाज में पुरुषार्थों के साधन के लिए, चतुर्विध पुरुषार्थों के साधन के लिए चतुर्विध विद्या स्थान स्पष्ट रूप से निःसृत हो गए थे, जिसमें वार्ता नामक विद्या स्थान मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों के संचालन, उसके भरण पोषण के संसाधन, भरण पोषण की विधि के बोध, ज्ञान और नवोन्मेष से संबंधित। प्रश्न आता है कि बाद के दिनों में जब इतिहास लिखा जाने लगा था, 19वीं शताब्दी की प्रवृत्ति अभी रही कि कारवां आता गया, हिंदुस्तान बसता गया, यह बताना है, तो एक कल्पना की, कोरी कल्पना, नदी घाटी एक सभ्यता थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जिसके अवशेष मिलते हैं, वो नगरीय सभ्यता थी, बहुत उन्नत सभ्यता थी। कुछ आक्रमणकारी आए जो चरवाहे थे, लड़ाकू थे, बर्बर थे, घोड़े पर सवार होकर के आए और हथियारों से उन्होंने वो सभ्यता समाप्त कर दी, उनको मार करके नीचे दक्षिण की ओर भेज दिया। अब वो कहते हैं कि वह नागर सभ्यता थी, व्यापार पर आधारित थी, और ये जो आए ये चरवाहे लोग थे, यही आर्य हैं। इन्होंने भारत में जो नदियों के किनारे नागर सभ्यता थी उसको नष्ट कर दिया, और वो नागर सभ्यता कैसी थी, उसमें कृषि नहीं थी। तर्क क्या है, आर एस शर्मा का तर्क है, मैं उद्धृत करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं लोहे का फाल नहीं मिला, लोहे का ज्ञान भी उस सभ्यता के लोगों को नहीं था, लोहा नहीं था तो कृषि कैसे होती थी। तर्क तो मजबूत है कि लोहा नहीं था, हल के फाल नहीं बन रहे थे तो खेत जोते कैसे जाते थे। लेकिन दूसरा तर्क है, बड़े बड़े धान्यागार थे नगर में, उनमें धान्य कहां से आता था? क्या वो मेसोपोटामिया से आता था? क्या वो इजिप्ट से आता था? अर्थात भारत के अनादि इतिहास की बात करेंगे, मानव सभ्यता के प्रारंभ के दिनों की बात करेंगे, तो भारतीय सभ्यता और नगर बिना, गांव के बिना कृषि के हो सकता है क्या? यह सामान्य कल्पना को दरकिनार करके दूसरा, इतिहास को टुकड़ों में बांटा जा सके, इसके लिए एक कल्पना और की गई थी। वो 2 कल्पनाएं जब हम ध्यान में रखेंगे तब बात समझ में आएगी कि भारत में कृषि के इतिहास को किस रूप में देखना है, वार्ता शास्त्र के इतिहास को किस रूप में देखना है, भारतीय समाज की अनादि गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को किस रूप में देखना है। वह यह कि अब सिंधु घाटी की लिपि तो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। देखो, अब सिंधु घाटी सभ्यता नहीं रही है, वो सारस्वत सभ्यता के रूप में इतिहास में स्वीकृति प्राप्त कर चुकी है, जिसका विस्तार हिंदुकुश की पहाड़ियों से लेकर के और गंगा यमुना के मैदान तक एक काल में हो गया है। बहुत सारे प्रश्नों के अब जवाब भी मिल गए हैं, यहां उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक प्रश्न अजूबा
आज भी जारी है कि सिंधु घाटी के सभ्यता में लेखन की कला तो थी, लेकिन जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए कि किसी किस्म का कोई द्विभाषी यानी द्विलिपिक कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन एक कल्पना उन्होंने की और हमने भी मान लिया, शायद ऐसा ही रहा होगा कि अब यह भाषा पढ़ी तो नहीं जा रही है, लेकिन यह भाषा संस्कृत तो नहीं है, इतना पढ़ा है। बिना पढ़े यह मान लिया गया कि यह संस्कृत नहीं है, और जब बिना पढ़े यह मान लिया गया संस्कृत नहीं है, तो उसका जो ज्ञान विज्ञान था वो भारत में जो आर्य सभ्यता के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे उससे काट करके देखे जाने की एक व्यवस्था विकसित हुई। भारतीय इतिहास में यदि आर्थिक गतिविधियों को ठीक रूप से देखना है तो हम उसको निरंतरता में देखें, और निरंतरता में देखें तो जो सारस्वत सभ्यता है, सप्त सैंधव सभ्यता है, उस सप्त सैंधव सभ्यता के आलोक में देखना पड़ेगा। दूसरा कि जब भाग्य खुदाई में दुनिया में सबसे पुराने धान के अवशेष खुदाई में संयोग से उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त हुए हैं। सोहगौरा एक्सक्रेशन में धान के सबसे पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं, और उसकी जो डेटिंग आज से 30 वर्ष पहले की गई वह कम से कम 7000 वर्ष पुरानी है। और मैं फिर ये सावधानी से कहूंगा, यही मोक्ष मूलर ने कहा था, मैक्स मूलर ने कहा था कि वेद कम से कम ईसा से 1500 वर्ष पुराने हैं, तो मान लिया चुप रहो, बस 1500 वर्ष पुराने हैं, उससे पीछे नहीं जा सकते। तो कम से कम 7000 वर्ष पुराने, 7000 वर्ष पुराना यदि धान के अवशेष प्राप्त होते हैं, उसकी भी एक सीमा है। खुदाई के बाद धान्य जैसी चीज की पहचान करने की भी मानवीय सीमा है। और हम सब इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं कार्बन डेटिंग में कितना फ्लैक्चुएशन होता है। तो यह उस कालखंड तक तो जाता दिखाई दे रहा है जो कालखंड भारत में सारस्वत सभ्यता का कालखंड है। अब धान्यागार मिलता है सिंध के किनारे, और धान्य मिलता है सरयू को पार करके राप्ती के किनारे। 7000 वर्षों की इसको जोड़ा जाना चाहिए कि नहीं जोड़ा जाना चाहिए, एक नए प्रकार का प्रश्न है। भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन के प्रयास जो हुए हैं उसमें जाने अनजाने हम भी उनके बिछाए ट्रैप में फंसे कि हमने भारत के इतिहास को राजाओं, राजसत्ता, राज्य रचनाओं के इतिहास से समझने का प्रयास किया। वो आवश्यक तो है, लेकिन उस आवश्यकता के साथ वस्तुतः इतिहास का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से विचलन नहीं होना चाहिए कि इतिहास का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम उपदेश। ये बेयर रिकॉर्ड ऑफ टाइम नहीं है। दिस इज नॉट अ जॉब ऑफ रिकॉर्ड कीपर। घटनाएं कब होती हैं उनका लेखा जोखा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, ट्रैवलॉग होंगे,
लेकिन इन सबके साथ केवल और केवल भारत में प्राप्त एक विशिष्टता है, और विशिष्टता भारत में संस्कृत भाषा की या वैदिक साहित्य की है, जिसे बिना किसी परिवर्तन, बिना किसी संशोधन, बिना किसी इंटरपोलेशन के हजारों हजार वर्षों से उसी शुद्ध रूप में जीवित रखा गया। अब बाद के दिनों में व्याख्याकारों ने यह भी कहा कि एक अर्वाचीन संस्कृत है जो पोस्ट पाणिनी है, और एक वैदिक संस्कृत है जो पाणिनी के पहले की है। चलिए भी मान लिया। तो पाणिनि कम से कम एक ऐसे मध्यमान के रूप में दिखाई देते हैं जिनको केंद्र में करके हम भाषा के आधार पर भारतीय वार्ता के इतिहास को, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कौशल के इतिहास को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। अब वो क्या पाणिनि के आधार पर कैसे समझेंगे? उन्होंने तो एक सूत्र 4,500 सूत्रों की एक रचना की है। उन 4,000 सूत्रों में तो उन्होंने भाषा के नियम बताए हैं, उसके आधार पर कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये भाग्य है कि अष्टाध्यायी वह रचना है जिसमें उस काल में भारत के अंदर प्रयुक्त होने वाले व्यवहार के सभी शब्दों का समावेश है। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, शब्द बिना अर्थ के नहीं होता है। बिना अर्थ वाले यानी बिना वस्तु वाले शब्दों की चर्चा भी पाणिनि बौद्ध पदार्थों के रूप में करते हैं, जिन्हें प्रत्यय के रूप में समझा जा सकता है, जिन्हें सोचा जा सकता है, लेकिन प्राप्त नहीं है। उसके अतिरिक्त वह शब्दार्थों की जब बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अर्थवान वस्तु है, तब उसके लिए शब्द प्रयुक्त हो रहा है। और पाणिनि शब्दों की रचना नहीं कर रहे हैं, वह समाज जीवन में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरण के नियमों के हिसाब से स्वरूप सिद्ध कर रहे हैं। अर्थात वह शब्द प्रयुक्त हो रहा था। अब शब्द जब प्रयुक्त हो रहा था तो उसके पूर्व से आ रहा होगा। और हम सब जानते हैं कि शब्दों की यात्रा की मृत्यु की बात जब मैं कर रहा हूं तो उसका तात्पर्य एक शब्द का भाषा में प्रयोग में आना और उस शब्द का भाषा के प्रयोग से लुप्त हो जाना। तो पाणिनि कृषि को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, भारत की आर्थिक गतिविधियां, वाणिज्य को लेकर के, व्यापक पदावली का प्रयोग करते हैं। क्योंकि एक तर्क है, वेदों में, ऋग्वेद में कृषि तो 33 बार शब्द ही आया है। अब इतने बड़े 10 मंडलों के इतने बड़े ग्रंथ में 33 बार कृषि आया है, यानी कि जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे, अब ये शब्द मिसनामर है, कोई ऋग्वैदिक काल जैसी अवधारणा भारतीय इतिहास परंपरा में तो नहीं मानी जा सकती। तो कोई ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे, वो आर्य मूलतः चरवाहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले घुमंतु लोग थे। और जिसके आधार पर बाद में कल्पना कर लिया कि ऋग्वेद और कुछ नहीं है, शेफर्ड सॉन्ग है, गडेरियों का गीत है। तो उसमें 35 बार ही आया है। हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम संहिता ग्रंथों की बात करते हैं तो उनका विषय व्यवस्थापना, ऋग्वेद का विषय मनुष्य के सामान्य जीवन व्यवहार का विचार करना है। 33 बार न आया होता तो भी कृषि थोड़ी समाप्त हो जाती। 33 बार वह जब आया है तो उन मंत्रों में आया है जहां कृषि कर्म को किसी देवता के साथ नियोजित किया गया। अब यह भी मानवीय व्यवहार को एंथ्रोपोलॉजिकली देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि मानवीय व्यवहार को किसी देवता के साथ नियोजित करना, उसमें दिव्यता का आदान करना, यह भी कोई 150 वर्ष में होने वाली घटना नहीं होती है। इसके भी विकास में सैकड़ों
200 वर्ष, 400 वर्ष, 1000 वर्ष कभी कभी लगते हैं। अब हम जब यजुर्वेद वेद की बात करते हैं तो उसमें आठ प्रकार के शाली का वर्णन है जो हविष्य के लिए प्रयुक्त होती थी। यव का भी प्रयोग है, और जिसको कहा कि वो तो मध्य एशिया से आ गया था गेहूं, उसका भी प्रयोग है। अब अथर्ववेदिक काल को उनके इतिहास लेखन की दृष्टि से माना जाए तो ये तब है जब गंगा यमुना के मैदान में आगे आ गए थे उधर से चलते हुए। 7000 वर्ष पुराना धान मिलता है। यजुर्वेद में 8 प्रकार की शालिका की प्राप्ति होती है, और शालिका भी क्षेत्र कौन सा है तो मगध है। इसके बीच अब यह प्रश्न दूसरा खड़ा हुआ, लेकिन व्यापार नहीं था, क्योंकि गांव अपने आप में स्वाश्रित थे। एक गांव दूसरे गांव के साथ कोई व्यापार नहीं करता था। जब एक गांव दूसरे गांव के साथ व्यापार नहीं करता था, कुछ था अगर विनिमय का तरीका, तो बार्टर सिस्टम था, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेने का था। अब 2 प्रकार की व्यवस्थाएं वही वैदिक साहित्य बताता है, जिसको पाणी की भाषा के माध्यम से संशोधित करने की व्यवस्था करते हैं। कहते हैं पण्य द्रव्य है और विनिमय द्रव्य है। पण्य द्रव्य का तात्पर्य क्या है? वह वस्तु, वह पदार्थ जो पण्य से खरीदा जा रहा है, जो पैसे सिक्के देकर के खरीदा जा रहा है। अब एक गांव से दूसरे गांव में ही अगर बार्टर सिस्टम चल रहा था, तो सिक्के की जरूरत क्या थी? 16 प्रकार के आहत सिक्कों की, सिक्कों की चर्चा व्यापार के लिए किया जाता था। इसकी चर्चा आज से 2500 वर्ष पहले पाणिनि के काल में आती है। अब हम सब जानते हैं कि विविध प्रकार की वस्तुओं को मानक के रूप में मान करके उनके माध्यम से व्यापार करते हैं, और उसके पीछे एक लंबा समय रहा होगा। लेकिन सिक्कों के विकास में भी हजारों हजार वर्ष लगे हैं। अब व्यापार किसका होता था? मिस्र में जो टेमराइंड की जरूरत थी, टेमराइंड की जरूरत थी, वो मिस्र में तो होता नहीं है, और नील भी वहां नहीं होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता है भारत छोड़ करके। तो इनका जो भारत से निर्यात हो रहा था, इमली की लकड़ी और नील के पाउडर का, जिसका इजिप्ट में पर्याप्त प्रयोग हुआ था, इतना हुआ था कि नदी का नाम ही नील नदी हो गया। वो किस आधार पर होता? वो किस विनिमय के आधार पर हो रहा था?
यानी हम धान्य की खेती कर रहे थे, लेकिन इसके साथ धान्य की खेती करने के साथ साथ उस कालखंड में भी हम दुनिया को इमारती लकड़ियां भी दे रहे थे और नील जैसा रंगने के पाउडर भी दे रहे थे। ये नील की खेती ब्रिटिशर्स ने आकर के थोड़ी प्रारंभ की थी, उन्होंने तो बंद कराई जब केमिकल का आविष्कार हो गया। इस तरह से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान हम सारे लोगों को देना है। दूसरा प्रश्न आता है कि भारत के अंदर जो खेती थी वो परंपरागत रूप से आदिम काल से मनुष्य जैसा करता रहा था, वह 18वीं 19वीं शताब्दी तक रहा हो। ब्रिटिशर्स के संपर्क में आने के बाद कृषि व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग हुआ और उन आधुनिक उपकरणों के प्रयोग के कारण से उत्पादन बढ़ा। यह भी एक ऐसा भ्रम है जिस भ्रम को उन्होंने अपने लिए तो नहीं रखा। धर्मपाल जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 10 सेंचुरीज में उनके ही सर्वेज और रिकॉर्ड्स के आधार पर एक बात कहते हैं, वो लक्ष्य हमको आज भी प्राप्त करना बाकी है कि पर हेक्टेयर 66 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता था पश्चिम उत्तर भारत में। अभी पिछले वर्ष का आंकड़ा सामान्य तौर पर जो मैक्सिमम गया है वो पर हेक्टेयर 46 क्विंटल है। वो 18वीं शताब्दी का लक्ष्य हमको प्राप्त करना बाकी है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि पाणिनि और अथर्ववेद दोनों उर्वरकों की बात कर रहे हैं। उन उर्वरकों की बात कर रहे हैं जिन उर्वरकों के द्वारा को खेत में डाले जाने से भूमि सुरक्षित भी रहती है और उत्पादन बढ़ता भी है, और उसकी निर्मित की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। यह बात अलग है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं करते थे और दुनिया को लौट करके वहीं आना है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग पूरी दुनिया में बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे भूमि की उत्पादकता जा रही है। भारतीय इतिहास में कृषि, वाणिज्य और पशुपालन के दृष्टिकोण को समझना एक सभ्यता दृष्टि के लिए आवश्यक है, एक ऐसी वैश्विक सभ्यता दृष्टि के लिए आवश्यक है जिसकी कल्पना वेदों में की गई है। मैं उसी पर अपनी बात को पूरा करूंगा, लेकिन वह आज के प्रश्नों का उत्तर हो सकती है। उसमें भूमि के क्षरण का, उत्पादकता की क्षरण का प्रश्न है, उसमें पशुपालन को पशुओं के मांस के लिए नहीं अपितु पशुओं के द्वारा मनुष्य की उत्पादकता शक्ति और धरती की उत्पादकता शक्ति दोनों को बढ़ाने के लिए किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है, इसका व्यापार का तात्पर्य इंटरडिपेंडेंट ग्लोबल सप्लाई चेन की सभ्यता नहीं अपितु सबके लिए संपूर्ति हो सके इस प्रकार के व्यापार का है। और यह सब कुछ जिसे हम वैदिक लिटरेचर के विस्तार के रूप में कह सकते हैं। मैं फिर कहूंगा कि इन प्रश्नों का उत्तर हम जब बार बार तलाशने की कोशिश करते हैं वेदों में, ब्रह्म संहिता, ब्राह्मण मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में, तो कठिनाई होती है। उन सबके क्षेत्र बहुत स्पष्ट है, इसलिए एक शब्द बार बार आता है, हम इतिहासकारों को उससे सामना करना ही पड़ता है। पंचम वेद की अवधारणा, आयुर्वेद भी पंचम वेद है, धनुर्वेद भी पंचम वेद है, सस्य विद्या भी पंचम वेद है। यह पंचम वेद लोक का प्रस्तुति कर रहा है। भारत की वैदिक व्यवस्था वस्तुतः
धर्म अर्थ काम मोक्ष की वह व्यवस्था थी जिसमें काम का और अर्थ का तात्पर्य मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस प्रकार की व्यवस्था की निर्मित थी, उन प्रकार के संसाधनों का था जिसमें किसी का शोषण किए बिना। अब जब व्यापार होता है तो वेज का भी प्रश्न आता है। दुनिया में सबसे पुराना वेज के बारे में दैनिक वेतन, मासिक वेतन और साप्ताहिक वेतन इसका वर्णन कहीं प्राप्त होता है तो वो यजुर्वेद और अर्थवेद है, अथर्ववेद है। हमें कठिनाई क्या है, उस कठिनाई से पार पाना है। शब्द जब प्रयोग में नहीं आते हैं तो अपना अर्थ खो बैठते हैं और फिर उन अर्थों से उनको जोड़ना मुश्किल होता है। भारतीय इतिहास के साथ यही हुआ। जो इतिहास में उपलब्ध है वो एक विशेष माइंडसेट के साथ लिखा गया, और जो इतिहास भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखा गया अभियान के तौर पर, वह एक विशेष प्रकार के लक्ष्य के साथ लिखा गया। उस माइंडसेट से बाहर आना है और वह जो लक्ष्य था, एक विखंडित भारत बनाने का, एक पददलित भारत बनाने का, उससे भी मुक्त होना है। एक श्रेष्ठ भारत की निर्मित, एक सशक्त भारत की निर्मित का आधार वही हो सकता है जो वैदिक ऋषि अपनी प्रार्थना में कर रहा था कि हमें हमारे पर्जन्य हमें रसासिक्त करे, धरती सस्य श्यामला हो, सभी अपने अपने कर्मों का सफलतापूर्वक संपादन कर सके। और सफलतापूर्वक संपादन के केंद्र में दो ही चीज किसी भी व्यवस्था में आती है। वह दो चीजें हैं कि उस समाज की आर्थिक स्थिति कैसी है और उस समाज की कृषि कैसी है। आर्थिक स्थिति भी तब ठीक होती है जब कृषि ठीक होती है। तो आत्मनिर्भर भारत तब बनता है जब 3 वर्ष से पूरे भारत को बिना क्रय विक्रय किए हुए भोजन करा सकने की स्थिति में ले आया है। अन्यथा जब हम लाल वाला गेहूं अमेरिका से मांग रहे थे तब हम निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत का सपना नहीं देख सकते थे। दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन का जो अवधारणा थी उससे लगातार के युद्धों से प्रभावित हुई है। उनके बीच ग्लोबल सप्लाई चेन के स्थान पर आत्मनिर्भर इकाई से लेकर के और राष्ट्र तक की अवधारणा, यह जो कृषि केंद्रित करते हुए वैदिक सभ्यता की विशिष्टता थी, आज वह भारतीय इतिहास में नवोन्मेष की अपेक्षा रखता है। जब हम जानेंगे नहीं कि हम किस प्रकार से चला रहे थे अपने समाज को। ये ठीक है कि वैसा ही तो नहीं आता है, इतिहास कभी लौट करके नहीं आता है, लेकिन इतिहास में जो मूल्य है वो पुनरावर्तित होते रहते हैं। इतिहास का मूल्य एक संपन्न राष्ट्र की कामना जो वेदों के काल से ही रही है, उस संपन्न राष्ट्र की कामना का मूल्य जब भारत में पुनर्जागृत हो रहा है तो इतिहास के हर अध्येता की जरूरत पड़ रही है कि वह एक नए क्रम में भारत की विविध प्रकार की, हमने भारतीय ज्ञान परंपरा में भारत के विज्ञान, तकनीक इत्यादि विषयों पर एक लंबी चर्चा की है। कृषि के क्षेत्र में हमने मान लिया कि यूरोपियन लोगों ने जो दृष्टि दी है उस दृष्टि के आधार पर बहुत कुछ हो सकता है। अंत में मैं भारत के कृषि वैज्ञानिकों की एक स्वीकृत रिपोर्ट के बाद कहूंगा कि भारत में तो उसके परिणाम भी आए, मैं उस पर कोई इत्तेफाक न रखते हुए ये सब कहूंगा कि जो हरित क्रांति हुई थी उसने भारत में लगभग 45,000 धान की प्रजातियां नष्ट की।
उन 45,000 धान की प्रजातियों का परिणाम रहा है कि उत्पादकता 18वीं शताब्दी में जहां थी उस लक्ष्य को अभी भी प्राप्त करना शेष है। लेकिन वह प्राप्त तभी होगा जब हम इतिहास लिखते, इतिहास पढ़ते, इतिहास की पुनर्रचना करते हुए उन शब्दों को जो हमारे प्रयोग में नहीं है, जिनका अर्थ के साथ संबंध समाप्त कर दिया गया है, मीनिंगलेस हो गए हैं, जो उनकी मीनिंग जो थी, जो उनकी अर्थवत्ता थी, वो अर्थवत्ता वस्तु के रूप में, क्रिया के रूप में है। भारतीय व्यापार वाणिज्य व्यवस्था को समझना होगा तो दुनिया में टैक्सेशन की प्रणाली और टैक्सेशन किस प्रकार का होना चाहिए, उदाहरण भी मजेदार देता है। चाणक्य जब टैक्सेशन की बात करता है तो कहता है कि शिल्पियों पर और व्यापारियों पर कर तो लगाना चाहिए, लेकिन वो कर कैसा होना चाहिए, जिस प्रकार से जोंक पानी में स्नान कर रहे मनुष्य से खून चूस लेती है और उसे दर्द नहीं होता है, उसी प्रकार से होना चाहिए। हमने टैक्सेशन के मध्यकालीन स्वरूप को ठीक से जाना है तो उसमें टैक्सेशन ही दिखाई देता है, उसके बाद उसमें किसानों की स्थिति नहीं दिखाई देती है, उसमें खेतों में उत्पादन नहीं दिखाई देता है। कर का प्रयोग कहां होना चाहिए। अंत में मैं दो बातों के साथ प्रारंभ करूंगा। दुनिया में सबसे पुराना कृषि का इतिहास और कृषि कैसे होगी इसका कोई वर्णन प्राप्त होता है तो वही 33 बार कृषि जहां आई है उसी ऋग्वेद में सबसे पुराना वर्णन प्राप्त होता है, जिसको पृथ्वीण सूक्त के रूप में समझा जाता है। बाद में उसका उपबृंहण, उसका विस्तार पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में पृथ्वी और पृथ्वी के बीच में संवाद में हुआ है, जिसमें पृथ्वी को समतल करना है, उस पर हर चलाने हैं, उसमें बीज का वपन करना है, नालियां बनानी है, नहरें बनानी है, नदियों से पानी ला करके उसका सिंचन करना है, फसलें उगानी है और उन फसलों के द्वारा जीवन यापन के लिए सबके भरण पोषण की व्यवस्था करनी है। और ये किस प्रकार से होगा तो फिर हम बौद्ध साहित्य की ओर जब आते हैं तब दिखाई देगा कि कौशल नरेश सेनजीत को बुद्ध किसानों के साथ कैसे व्यवहार करना है इसका उदाहरण देते हैं। किसानों को राज्य के द्वारा सहयोग प्राप्त होना चाहिए, आश्रय प्राप्त होना चाहिए, पहली बात। लेकिन वो कहता है कि इन्हें धन के द्वारा सीधे सहयोग देने से अच्छा है कि आप उन्हें हल उपलब्ध कराइए, बैल उपलब्ध कराइए, बीज उपलब्ध कराइए, उनके फसलों के सिंचाई के लिए राज्य की ओर से व्यवस्था कराइए और जब फसलें कट करके खलिहान में आ जाती हैं तो उनके विपणन की व्यवस्था राज्य के द्वारा कराई जानी चाहिए। यह ईसा से 6वीं शताब्दी, उस इतिहास को ही स्वीकार करते हुए चल रहा है, ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व यह अवधारणा कृषि, व्यापार और राज व्यवस्था, इन तीनों के बीच क्या संबंध होगा, क्या दृष्टि होगी, इसको प्रस्तुत करती है। कृषि और व्यापार भारत में बांट करके देखे गए नहीं है। एक साथ दो चीजों को चलाने की भी व्यवस्था रही है, उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। एक जिसको हम जजमानी व्यवस्था के रूप में जानते हैं, जिसको ब्रिटिश इतिहासकारों ने बार्टर सिस्टम के रूप में, शासित गांव की कमजोरी के रूप में प्रस्तुत किया था, वो नित्य नूतन व्यवस्था रही है। नित्य इसलिए रही है कि आज भी कमोबेश गांव में जीवित है, और नूतन इसलिए रही है कि उसमें स्वरूप परिवर्तन होता रहा है। इस स्वरूप परिवर्तन और नित्य नूतन व्यवस्था के बीच भारतीय इतिहास में एक ऐसे नवोन्मेष की जरूरत है जिस जरूरत के आधार पर आने वाले भारत के लिए कुछ पाथेय प्राप्त हो सके और गुलामी के दिनों में कॉलोनियल माइंडसेट के
कारण से, शैक्षिक समस्याओं के कारण से हम अपने स्वत्व का जो बोध नहीं कर पा रहे हैं, संज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, और स्वबोध के अभाव में भारत सभी प्रकार की सफलताओं की प्राप्ति के बाद भी वह आह्लाद और आनंद का जीवन नहीं प्राप्त कर पा रहा है जो हमारे ऋषियों की शाश्वत सनातन प्रार्थना रही है। उस आनंद की प्राप्ति का रास्ता वार्ता के यानी कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कौशल, टैक्सेशन इत्यादि विषयों के भारतीय इतिहास के अवगाहन से होगा। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं।